हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन. वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने सीबीएसई 12th ईयर लॉन्ग का कोर्स चल रहा था. पिछली क्लास में हम लोगों ने जेनेटिक्स यूनिट को स्टार्ट किया था, जो कि काफ़ी टाइम से चल रही थी. जेनेटिक्स यूनिट पे हम लोग ने पहला टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशंस को कंप्लीट कर लिया था पूरा, मतलब अलॉन्ग विद एनसीईआरटी पीपीटी एक्सरसाइज. आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो एक तो लास्ट टॉपिक है सिलेबस का, मतलब इस कोर्स का. दूसरा ये जेनेटिक्स का सेकंड टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, तो हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. तो हेडिंग लिखेंगे, यूनिट क्या है? जेनेटिक्स. ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. मतलब जब भी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग चैप्टर का मतलब समझते हैं. उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी टाइम से एनसीईआरटी नहीं खोली, तो एनसीईआरटी खोलेंगे और इसके टॉपिक्स को हम लोग इसमें से देख लेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं. देखो, वहाँ पर हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े, सिद्धांत पढ़े कि इसके थ्रू, इस प्रोसीजर के थ्रू आप इनहेरिट करते हो ट्रेट्स. लेकिन आपकी बॉडी में एक्चुअली कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है जो इस इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स को कैरी ऑन करते हैं, करियर की तरह काम करते हैं. देखो, जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी जो कि सट्टन एंड बोवरी ने दी थी. उन्होंने कहा था कि क्रोमोसोम एक्ट एज अ करियर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, या क्रोमोसोम्स एक्ट एज अ करियर फॉर इनहेरिटेंस. अब मुझे आप एक बात बताओ कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमेटिन मटेरियल होता है बिफोर सेल डिवीजन. एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के अंदर लोकाए होते हैं, ऐसे प्लेस जहां पर जीन लोकेटेड है, और जीन के अंदर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि डीएनए रख के बैठा हुआ है, जो कि आरएनए रख के बैठा हुआ है. तो ये डीएनए और आरएनए, बस इन दो चीजों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में देखना है. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब हमारी बॉडी में ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि इस इनहेरिटेंस के प्रोसीजर को कैरी ऑन करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर को हम लोगों ने देख लिया है. इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने कंटेंट्स देखेंगे. देखो, ये आपकी बुक है, ये आपका क्या है? चैप्टर नंबर 6 है. चैप्टर नंबर 6 में हर एनसीईआरटी की जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है उस पे उसके एक बॉक्स में कंटेंट्स लिखे हुए रहते हैं. यहाँ पर हम कौन से कंटेंट्स देखने वाले हैं? देखो, हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ल्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, एमआरएनए का एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. मतलब कंटेंट्स देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि चैप्टर बड़ी जल्दी खत्म होगा, लेकिन हम लोग तसल्ली से इस चैप्टर को करेंगे. लेक्चर्स के नंबर पे कम ज़्यादा पे मत जाइए, मेनली आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा हुआ है. तो आपको इसमें पढ़ना क्या है? सॉरी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? अच्छा, डीएनए और आरएनए एक तरीके के क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं, लिविंग बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं. तो क्या हम इन्हें भी बायोमॉलिक्यूल्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं. हम इन्हें इन द फॉर्म ऑफ फूड इनटेक भी करते हैं, जिनका डाइजेशन भी होता है. डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को पचाने के लिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एंजाइम, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड को पचाने के लिए राइबो न्यूक्लियस एंजाइम. समझ में आया? तो डीएनए आरएनए इज रिलेटेड टू अ लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, तो ये क्या है? आपके मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल for carrying out
for carrying out logics of inheritance. Logics of inheritance. Logics of inheritance. ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख लिया. अब molecules responsible for carrying out logics of inheritance, these molecules are actually the biomolecules. These molecules are actually the biomolecules are actually the biomolecules namely DNA and RNA. DNA and RNA. ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हैं जो कि जीन्स को कैरी ऑन करते हैं और जनरेशन टू जनरेशन आपके जो कैरेक्टर्स को, जो कि इनहेरिटेंस को क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं. सो डीएनए, जिसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो ठीक है, डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, दोनों, बोथ ऑफ देम एक्ट एज अ मेन जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, या कैरियर्स ऑफ जीन्स. बोथ एक्ट एज मेन जेनेटिक मटेरियल. both act as main genetic material. ठीक है, for living organisms. DNA मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन जेनेटिक मटेरियल होता है. ज्यादा स्टडी पे फोकस इसी पे किया जाता है, पर आरएनए कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स का मेन जेनेटिक मटेरियल देखा गया है, खासकर वायरसेस का. ठीक है, तो क्या लिखूंगी मैं, यहां पर लिखती हूं, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसमें कोई भी वेराइटी आ सकती है. एक्ट एज main genetic material for most of the living organisms. For most of the living organisms. ठीक है, एक्ट एज मेन जेनेटिक मटेरियल फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मेनली फॉर वायरसेस. ठीक है, मतलब जो आरएनए है उसकी इंसिडेंस कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है इन कंपैरिजन टू डीएनए. ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसका जो पाया जाने वाला कंटेंट है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा है. ठीक है, सो एक्ट एज मेन जेनेटिक मटेरियल फॉर
act as main genetic material for viruses. देखो वायरसेस का कॉन्सेप्ट क्या है, आज तक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में आया है। वायरस का ये समझ में नहीं आता है लिविंग है कि नॉन लिविंग है। आउटसाइड द बॉडी दे आर एक्ट एज नॉन लिविंग, पर जैसे ही वो आपकी बॉडी में एंटर कर देते हैं आपको इन्फेक्शन, आपने वायरल इन्फेक्शन देखा होगा, ठीक है, आपने देखा है ना, जब आपको खांसी आती है, छींकें आती हैं, आपका गला खराब हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं यू आर सफरिंग फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, राइनो वायरस। तो वायरस क्या है, जब तक एक होस्ट की बॉडी में एंट्री नहीं लेते हैं, उनको एक लिविंग बॉडी, एक लिविंग इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तब तक वायरस अपने आप को नॉन लिविंग कंसिडर करवा के चलते हैं। तो क्या है, आज भी वायरसेस का समझ में नहीं है, क्योंकि वायरस के पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है जो कि लिविंग मैटर है, उनका कोई ऐसा वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, आरएनए है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन जीवित है, मल्टीप्लाई कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, तो उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल है, तभी तो वो इन फ्यूचर जनरेशंस में पास ऑन कर रहा है। आज मेरे अंदर डीएनए है तभी तो मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं मेरी बॉडी का डीएनए हटा दूंगी तो मेरी बॉडी में फीचर्स कैसे नजर आएंगे? जो मेरी आंखों की बनावट है, जो कभी मेरे थोड़े पापा से मैच करती है, मेरी नाक की बनावट है जो मेरे किसी रिलेटिव से मैच करती है, क्लोज रिलेटिव्स में, किन्हीं किन्हीं की शक्ल बुआ पे चली जाती है, कोई बिल्कुल चाचा की तरह लगते, बिकॉज बट दे आर नॉट गेट बर्थ फ्रॉम दैट पर्सन। तो ये जो फीचर्स और जो ट्रेड्स हैं, ये जो पूरा एक जेनेटिक का जो गेम है, जो जेनेटिक मटेरियल, सेलुलर पूल का जो गेम है, वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर्स और ट्रेड्स को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। किन्हीं किन्हीं बच्चों की शक्ल काफी हद तक उनके बहुत जैसे दादा से मिलती है, बट यू आर नॉट टेकन बर्थ फ्रॉम योर ग्रैंडफादर, बट यू हैव टेकन बर्थ फ्रॉम द फादर हु इज एक्चुअली द सन ऑफ योर ग्रैंडफादर। तो कहीं ना कहीं आपके पापा के जो कैरेक्टर्स आपके दादाजी में आए हैं, वही के वही तो आपको मिले हैं, क्योंकि आप तो उन्हीं के बच्चे हो। तो ये जो ट्रेड्स का जो ट्रांसमिशन है, ये जो फीचर्स का जो ट्रांसमिशन है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ डीएनए के पास ऑन होने पर नजर आता है। तभी आजकल जब भी क्राइम्स होते हैं तो क्या बोलते हैं, डीएनए टेस्ट करवा लो, यू विल कम टू नो हु इज द फादर ऑफ सस्पेक्टेड चाइल्ड, क्योंकि जिसका डीएनए मैच कर जाएगा दैट मीन्स आप उन्हीं से ही पैदा हुए हो, उन्हीं का ही मटेरियल, उन्हीं के कैरेक्टर्स, उन्हीं के जीन आपने इनहेरिट किए हैं, ठीक है। तो वायरसेस आर स्टिल द क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी कि वो लिविंग में है कि नॉन लिविंग में है, क्योंकि जब हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उसके बाद जब प्लांट किंगडम पढ़ा था, तो बीच में मैंने आपको वायरसेस एंड वायरॉइड्स नाम का टॉपिक पढ़ाया था। आपने वायरसेस का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था, आपने वायरस का एसोसिएशन बैक्टीरिया से भी देखा था, ठीक है। बट स्टिल क्या है, वायरसेस के पास क्या है, कोई ऐसे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म नहीं है। अब अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो उनकी बॉडी में ऐसा कोई केमिकल रिएक्शंस भी नहीं चलेंगी, कोई सिंथेटिक रिएक्शन, कोई मेटाबॉलिज्म, कोई एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, प्रोडक्ट्स का बनना, प्रोडक्ट्स का टूटना, बहुत सारी चीजें हैं जो कि वायरसेस में आपको एज अ लिविंग जो ऑर्गेनिज्म करवाता है नहीं नजर आएंगी। बट स्टिल यू आर कंसिडरिंग वायरस, मतलब वायरस का कोई ना कोई रोल आपकी बॉडी में जरूर है। दैट्स व्हाई यू आर काउंटिंग दैट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस आर आरएनए, ठीक है। अब देखो इनमें, अब जैसे डीएनए आरएनए में मेनली क्या क्या फर्क होता है, अगर आप जैसे फ्लो में बता दो, फिर मैं अलग अलग तो आपको पढ़ाने ही वाली हूं। जैसे आप लोगों ने देखा है कि भाई ठीक है, नाम में तो फर्क है ही। राइबो न्यूक्लियक मतलब राइबोस ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और डीऑक्सी मतलब हटा दो, डीऑक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा दो। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट जाएगा तो डीऑक्सी राइबोस शुगर हो जाएगा, और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो वो राइबोस शुगर होगा। शुगर है जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल है, आरएनए का नहीं है। डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड है। इनकी जो देखो जो पूरा एक डीएनए स्ट्रक्चर होता है वो तीन मेन चीजों का बना हुआ रहता है। भाई डीएनए क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब है कि वो छोटे छोटे मोनोमर से बनता हुआ आएगा। तो एक तरीके से कहते हैं कि डीएनए इज एक्चुअली अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या डीएनए इज एक्चुअली अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बॉन्ड दूसरा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बॉन्ड तीसरा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर करके एक लंबी सी चेन बना देता है। और डीएनए की लंबाई उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर डिपेंड रहती है। जितने लंबे न्यूक्लियोटाइड्स उतना लंबा बॉन्ड, उतना लंबा आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल होता है, हेलिकल मतलब थोड़ा सा घुमा हुआ, थोड़ा ऐसा ट्विस्टेड टर्न में आपका डीएनए का स्ट्रक्चर होगा।
ठीक है, आपने जब इससे पहले वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने डीएनए को ऐसा लेडर शेप देखा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये होते हैं। तो एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है, पहले आप सुन लो फिर हम लोग लिखेंगे। एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीजों का बना हुआ रहता है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, पेंटोज शुगर क्या है? 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, एक मोनोसैकेराइड है। ठीक है, जिसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है और नाइट्रोजन बेस लगा रहता है। डीएनए में आपको नाइट्रोजन बेस मिलेंगे 2 तरीके के, प्यूराइंस एंड पायरिमिडीन्स। प्यूराइंस में आएंगे आपके एडिनाइन एंड ग्वानिन, और पायरिमिडीन्स में आएंगे आपके साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। एक काम करो, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, देन वी विल राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा मेन फोकस किस पे जाएगा? सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे डीएनए पे। हम लोगों को इस चैप्टर में डीएनए से रिलेटेड क्या पढ़ना है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि लिखने में पूरा क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अच्छा स्टूडेंट एक चीज आप सही कर लो, ये बायोमोलिक्यूलर नहीं है, ये बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, ये फिर प्रोनाउंसिएशन में चेंज हो जाएगा तो उसको सही कर लो। क्या पढ़ने वाले हो आप इसके अंदर? रोल इन द लिविंग बॉडी ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हु इज एक्चुअली कंटेनिंग द डीएनए। ठीक है, रोल इन द लिविंग बॉडी। ठीक है, और रोल इन द लिविंग बॉडी, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और उसकी रिलेटेड टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑल्सो, किसने खोजा, किसने स्टडी किया, किसने कहा कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और its role as a genetic material, its role as a genetic material। एक प्रोसीजर होता है जिससे आप आरएनए को डीएनए से बनाते हो, ट्रांसक्रिप्शन, वो देखेंगे। आरएनए फ्रॉम डीएनए, वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? शुड आई रब दिस? अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? डीएनए। थोड़ा बेसिक्स से बात करेंगे हम लोग। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इस चैप्टर का वेटेज मैंने आपको इनिशियली बता दिया था जब मैंने जेनेटिक्स पढ़ाया था कि जेनेटिक्स से नाना करते हुए पूरे नीट में मिनिमम 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि इन दोनों चैप्टर्स का क्या है, मिक्सचर है कि 6 से पूछ लिए, 4 से पूछ लिए, या प्रपोर्शन 1 कर दिया, या किसी में से सिर्फ 2 ही पूछे, पर टोटल मिनिमम 10 क्वेश्चन जेनेटिक्स के आते ही आते हैं नीट में। तो इस चैप्टर को क्या, किसी भी चैप्टर को अवॉइड नहीं करना है, पर चूंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही हो जाएं। ठीक है, क्योंकि मान लो पेपर आया और 10 क्वेश्चन एकदम सही हो गए तो इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। राइबो न्यूक्लिक एसिड, it is actually a biomolecule। ठीक है, it is actually a biomolecule, और it acts as a genetic
मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब ये एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर जीन्स को एक्यूमुलेट करता है और उन जीन्स के अंदर पर्टिकुलर ट्रेट की कोडिंग होती है कि क्या एक्चुअली ऑफस्प्रिंग्स में आने वाला है या क्या एक्सप्रेस होने वाला है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप? देखो, डीएनए हमारी बॉडी में आपको कहाँ कहाँ चाहिए? आप बोलोगे डीएनए तो मुझे हर जगह चाहिए। आपके स्किन कलर से लेके आपकी बॉडी के बनावट तक आप सब कुछ अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो। तो बॉडी का हर सिस्टमेटिक काम, हर सिस्टमेटिक एक स्ट्रक्चर, फंक्शन, बॉडी स्ट्रेचर, बॉडी का पोस्चर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ डीएनए। वो बात अलग है कि उसके बाद आप अपनी बॉडी में बहुत चीज़ एक्वायर करते हो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जब पैदा हुए थे तो आप बहुत पतले थे, तो आपने क्या कर लिया, थोड़ा डाइट करके, थोड़ा जिमिंग कर लिया, अपनी बॉडी को चेंज कर लिया। बट दैट डजंट मीन कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल जेनेटिक मटेरियल है वो बदल गया। जो आइडेंटिटी आपकी बर्थ से सी एज अ बर्थ से थी एज अ डीएनए, वही की वही आगे चल के क्या हो जाती है, कैरी ऑन हो जाती है। ठीक है, सो इट इज एक्चुअली अ बायोमोलिक्यूल, इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब देखो ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इसकी लोकेशन क्या है? हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब क्या है, आपके एक बुक में बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, बाद में लिखी हुई है, इसको अंडरलाइन करो पेज नंबर 97 पे, कि एक साइंटिस्ट थे। डीएनए क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस है। एसिडिक का मतलब क्या होता है? अरे जिसका पीएच 7 से नीचे होता है, इस लाइन को अंडरलाइन करो कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और सबसे पहले इसको खोजा किसने, इसको आइडेंटिफाई किसने किया? साइंटिस्ट थे फ्रेडरिश मिशर इन द ईयर 1969। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करिए। इस पे एम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो उसका जीके वाला पार्ट है उसमें भी पूछा गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम्स में भी आया है और नीट में तो बशर्ते इस साल आएगा ही आएगा। तो डीएनए कैसा सब्सटेंस है? डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहता है। और फ्रेडरिश मिशर नाम के साइंटिस्ट ने इसके इन द ईयर 1869 में इसको आइडेंटिफाई किया। और क्या लिखा है कि सबसे पहले जैसे इन्होंने आइडेंटिफाई किया तो इनको समझ में नहीं आया कि अरे न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लिन नाम दे दिया। पर लेटर ऑन जैसे जैसे और साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिस्कवरी की, उन्होंने इसके साइज, शेप, स्ट्रक्चर पूरा लॉजिकली इसको समझा, तो फिर प्रॉपर्ली नाम डीएनए दे दिया। तो ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसको याद रखना है, इसको लिखना है, एंड आप एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन कर लो। ठीक है, कैसे लिखूंगी? actually present inside the nucleus, actually present inside the nucleus मतलब लोकेशन क्या कहाँ है? इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस या ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है सिंपल सा। तो इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, शुड आई रब दिस? First identified inside the nucleus by the scientist Friedrich Miescher in the year 1869। उन्होंने इसको न्यूक्लिन नाम दिया, पर लेटर ऑन जब और ज़्यादा साइंटिस्ट आए, उन्होंने हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप्स में इन्हें डिस्कवरी की, तो फिर टेक्निकली नेम क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट आइडेंटिफाइड by the scientist Friedrich Miescher। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार अपन स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं। हाँ सही है, फ्रेडरिश मिशर इन द ईयर 1869, इन द ईयर 1869। ठीक है, he termed it as
He termed it as nuclein. He termed it as nuclein, but later on scientists came and put the name DNA technically. DNA टेक्निकली, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ये आपका सेल है, ये क्या है, सेल है। सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स। हर क्रोमोसोम पर प्लेसेस होते हैं, लोकाई पॉइंट्स, जहां पर 1000 से 1500 जीन्स लोकेटेड हैं। ये क्रोमोसोम की एक आर्म, ये दूसरी, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स। हर जीन एक ट्रेट को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है। तो इस जीन के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका डीएनए। तो डीएनए क्या है, इसलिए तो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये जीन को कैरी कर रहा है ना। और हर जीन के अंदर क्या है, कोडिंग है पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। क्या करते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। शुड आई रब दिस? ये आपने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा था, लेकिन इसकी डीपनेस इसमें ज़्यादा है। एनसीईआरटी लेवल पे जितना है हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले अगर हम केमिकली बात करें तो डीएनए होता क्या है, देखो। डीएनए is actually a polymer, that means made up of so many monomers or monomeric unit, made up of so many monomeric units, ठीक है। DNA is actually a polymer made up of so many monomeric units, ठीक है। दूसरी बात, ये किस टाइप का पॉलीमर है, ये एक टाइप का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब जैसे हम बोलते हैं ना मोनोसेक्राइड, तो सेक्रिन सेक्रिन यूनिट्स होती हैं। पॉलीसेक्राइड मतलब मोनोसेक्राइड बॉन्ड मोनोसेक्राइड। तो अगर ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स क्या करती हैं, चेन बनाती हैं और एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करती हैं, ठीक है। इट इज एक्चुअली अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड it is actually a polynucleotide made up of so many nucleotide units. So many nucleotide units, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे डीएनए होता क्या है, अपन थोड़ा और बेसिक देखते हैं कि डीएनए दिखता कैसे है। डीएनए इज एक्चुअली, इसके डबल हेलिकल के बारे में मैं हिस्टोरिकल और आगे बताऊंगी, पर इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं अभी बता रही हूं। इज एक्चुअली अ डबल हेलिकल
structure is actually a double helical structure. ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा डबल हेलिकल. बात समझ में रही? ये क्या है? ये बैकबोन्स हैं, ये आपके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो ये अंदर की तरफ ऐसे प्रोजेक्शन करते हैं इनवर्ट्स. बात समझ में आई आप लोगों को? तो देखो अब अपन इसके बारे में बात करते हैं. शुड आई रब दिस पोर्शन? यहीं लिख देती हूं मैं. शुड आई रब दिस? डीएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड की चेन का. बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन्स एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती हैं. ठीक है. सो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स form a polynucleotide DNA. Chain of nucleotides form a polynucleotide. ठीक है. That means ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड. तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनके एक पूरी, ये पूरा क्या है? ये पूरा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए स्ट्रक्चर है. पॉली न्यूक्लियोटाइड डीएनए स्ट्रक्चर. पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए स्ट्रक्चर है. ठीक है. अब ये जो सिंगल क्या है? ये आपका पूरा पूरा न्यूक्लियोटाइड है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अगर आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आपको सिंगल मोनोमेरिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड की नॉलेज होनी चाहिए. तो आपका क्या है? ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये सिंगल मोनोमेरिक यूनिट है. फाइन. तो डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर, पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें एक न्यूक्लियोटाइड की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. फाइन स्टूडेंट्स. तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो शुड आई रब दिस? अब हम लोग क्या करेंगे? एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और जब हम उसे मल्टीपल टाइम्स जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एक डीएनए स्ट्रक्चर. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड क्या है? composed of 3 components. composed of 3 components. ठीक है. composed of 3 components में कैसे होगा? पहला है आपका पेंटोस शुगर. पेंटोस मतलब, पेंटो मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर. ठीक है. उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप, एंड नाइट्रोजिनस बेस. नाइट्रोजिनस बेस. ठीक है स्टूडेंट्स. आपकी बुक में एक डायग्राम बना रखा है, ये देखो, ये एक डायग्राम दे रखा है. इसी को हम लोगों को समझना है. ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे अपन. ये डायग्राम दे रखा है. ठीक है. अब ये किस तरीके से बना हुआ है ये देखो.
आप लोग देखो, बुक में अच्छे से देखो, ड्रॉ करते चलो, ठीक है। ये क्या है? ये पेंटोस शुगर है। मैं अभी एक एक के बारे में लिखा रही हूं, पहले आप स्ट्रक्चर देखो। ये पेंटोस शुगर है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन कंटेनिंग अ मोनोसैकेराइड शुगर इज पेंटोस शुगर। ये जुड़ा हुआ है आपके फॉस्फेट ग्रुप के साथ, और साथ में नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, ठीक है। फिर देखना आपके बॉन्ड को इन्होंने चलाया है, ये फॉस्फेट से ही सारे जुड़े हुए हैं, देखो। फिर फॉस्फेट आया, ठीक है। फिर आया फॉस्फेट, इस तरीके से। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा। दैट मीन्स इसको क्या है, आपने एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में शो किया है, कंपाउंड फॉर्म में शो किया है, और इसको फ्लो चार्ट और डायग्रामेटिकली फॉर्म में शो किया है। तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, पेंटोस शुगर के बारे में। शुड आई रब दिस? पेंटोस शुगर क्या है? 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड एक शुगर है, और साथ में ये आपके डीएनए का बैकबोन बनाता है। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है आपका, इसमें ये जो बैकबोन्स होती हैं, ये किसकी बनी हुई हैं? ये इसी की बनी हुई हैं। ये बैकबोन्स किसकी बनी हुई है? पेंटोस शुगर की ही बनी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर में क्या है, देखो, इट इज अ 5 कार्बन कंटेनिंग 5 कार्बन कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसको भी मत लिखो कि डीऑक्सी का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। सो इट इज अ 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड शुगर। मोनोसैकेराइड शुगर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा, 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरा क्या है? पेंटोस शुगर के बाद फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप क्या है? इट इज एक्चुअली अ चेन composed of phosphate, phosphates, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन रब कर दूं, अब तीसरा क्या आएगा? ये क्या है? बहुत सिंपल टर्म्स है एक्चुअली। ये चीजें आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े। आप अगर किसी ने अभी बच्चे जो 11th में, अगर उन्होंने 9-10 का कोर्स लिया होगा, देखा होगा, तो उसमें भी डीएनए के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेसिस, मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट हमेशा आएगा,
ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस में क्या है, 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप्स, प्यूराइंस एंड पायरिमिडीन्स या पिरिमिडीन्स। प्यूराइंस composed of 2 nitrogen bases while pyrimidines accompany 3 nitrogen bases। ठीक है, प्यूराइंस 2 nitrogen bases और पिरिमिडीन्स 3 nitrogen bases। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई, बात क्लियर हुई आप लोगों को। तो ये जो 2 नाइट्रोजन बेसिस हैं ये कौन से हैं, प्यूराइंस, पायरिमिडीन्स, सॉरी ये नहीं, ये वापस सीख दिया मैंने। जो 2 प्यूराइंस आप इन्वॉल्व करने वाले हो वो है एडिनाइन एंड ग्वानिन। एडिनाइन एंड ग्वानिन, ठीक है। और ये इनमें क्या आएगा, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हमें क्या है देखना पड़ेगा। जैसे मैं एक साइटोसिन, साइटोसिन एक ऐसा नाइट्रोजन बेस है जो कि डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। उसके बाद साइटोसिन के बाद कौन सा आता है, थाइमीन। इट इज only present in DNA, present only in DNA, ठीक है। और यूरासिल क्या है, यूरासिल इज दैट बेस विच इज प्रेजेंट इन आरएनए इन द प्लेस ऑफ थाइमीन, ठीक है। प्रेजेंट present in RNA in place of थाइमीन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जो आपकी लेंथ ऑफ डीएनए है, जो लेंथ ऑफ डीएनए जो भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया, अगर आप इसको लेंथ को कंसीडर करो तो डीएनए किसका बना हुआ है, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट का। हर एक न्यूक्लियोटाइड किसकी बनी हुई है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड आपके फॉस्फेट ग्रुप की। तो लेंथ ऑफ डीएनए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स उतना लंबा डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, शुड आई रब दिस पोर्शन। लिख लीजिए, ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट है और नीट में सिंपल क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। More nucleotides, greater the length. More nucleotides, greater the length. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन कर लिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। चलो अब आगे देखते हैं। शुड आई रब दिस। अब देखो, ये आपका शुगर है, ऐसे समझो आप कि ये आपका पेंटोज शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये नाइट्रोजनस बेस है।
ये पूरा क्या है, आपका न्यूक्लियोटाइड है। तो आपका जो पेंटोज शुगर है वो एक बैकबोन है, वो एक सेंट्रल पोजीशन पे बैठा हुआ है, एक डोगमा है, सेंट्रल डोगमा है कि फॉस्फेट ग्रुप के किसी बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, किसी जरिए से जुड़ा हुआ होगा, और आपका नाइट्रोजनस बेस भी पेंटोज शुगर से किसी चीज से जुड़ा हुआ होगा। तो कौन किससे जुड़ा हुआ है, कैसा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, शुड आई रब दिस, समझाने के लिए बनाया था। देखो, नाइट्रोजनस बेसिस क्योंकि एक से ज्यादा है, नाइट्रोजनस बेसिस linked with pentose sugar linked with nitrogenous bases linked with pentose sugar by N-glycosidic linkage. ठीक है, विच फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, मतलब ये आपका पेंटोज शुगर है और ये आपका कोई भी मतलब आप समझ लो हाइड्रोजनस बेस है। तो ये जो बॉन्ड है ये एक न्यूक्लियोसाइडिक बॉन्ड है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो बॉन्ड है वो क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ग्लाइकोसिडिक मतलब रिलेटेड टू ग्लूकोज, जो लिंकेजेस हैं वो ग्लूकोज के बने हुए हैं। ठीक है, और एन का मतलब क्या है, एन का मतलब जो भी आप नाइट्रोजनस बेस डालोगे उस हिसाब से इसका नाम पड़ जाएगा। जैसे शुड आई रब दिस, अगर हम लोगों ने एडिनाइन डाला तो एडिनाइन क्या है, अगर हम दोनों के रेस्पेक्ट में बात करें, आरएनए और डीएनए के, चूंकि हम लोग डीएनए के बारे में बात करें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आरएनए के होगा एडिनोसिन, डीएनए के होगा डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानिन में ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटोसिन के लिए सिटिडीन, डीऑक्सी सिटिडीन। ठीक है, और थाइमिडीन। ठीक है, तो जैसे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, यहां पर देखो लास्ट में देखना आप, ये यहां पर दे रखा है, आप अंडरलाइन कर लो, बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, थाइमिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन। तो जैसे आपने एडिनाइन लिया तो फॉर आरएनए एंड एज वेल एज फॉर डीएनए, आरएनए में क्या है, एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, ग्वानिन, आरएनए के लिए क्या होगा, ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन। ठीक है, जैसे हो गया साइटोसिन, तो क्या हो गया, सिटिडीन, डीऑक्सी सिटिडीन। समझ आया? तो सपोज करो ये एक पेंटोज शुगर है और ये आपका एडिनाइन है, एडिनाइन नाइट्रोजनस बेस है, तो बॉन्ड क्या होगा, एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, बॉन्ड क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो जैसे एडिनोसिन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्वानोसिन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अगर आरएनए है तो, और डीएनए है तो डीऑक्सी एडिनोसिन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, डीऑक्सी ग्वानोसिन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, डीऑक्सी सिटिडीन। ठीक है, इस तरीके से होगा, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा ये न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। बात समझ में आई, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। जो ये पेंटोज शुगर का जो लिंकेज है आपके नाइट्रोजनस बेस के साथ, वो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से है, और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उससे आप न्यूक्लियोसाइड बोलोगे, जो कि लिखा हुआ है आपकी बुक में, देखो, टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड सच एज एडिनोसिन। तो इसको पूरे स्ट्रक्चर को भी आप एडिनोसिन बोल सकते हो। ठीक है, बॉन्ड को तो आप बोलोगे कि एडिनोसिन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एडिनाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एडिनाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज will results in a structure nucleoside that is adenosine। चूंकि डीएनए है तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी सिटिडीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई।
तो मैं ये वाला लेक्चर आपका यहीं ओवर करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग, देखो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया और मेनली फोकस हमने डीएनए के बारे में किया। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो डीएनए के बारे में और पढ़ेंगे। ये तो हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेसिस का कनेक्शन पेंटोज शुगर के साथ देखा, अब हम लोग फॉस्फेट ग्रुप का कनेक्शन पेंटोज शुगर के साथ देखेंगे। फिर धीरे धीरे देखो बायो बहुत आसान है, अगर डायग्रामेटिक वाइज समझोगे ना तो एवरी पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर एंड इंटरैक्टिकली एंड सिस्टमेटिकली। अब जैसे आप लोगों ने डीएनए के आगे देखोगे तो और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे कि डीएनए की लेंथ कितनी होती है, क्या होते हैं, किस तरीके का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। फिर आप उसमें समझोगे कि अच्छा ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है। अब जैसे चरगाफ रूल आता है कि आप इसकी पेयरिंग करो, बेस पेयरिंग करो, तो आपकी बुक में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा है कि एडिनाइन की पेयरिंग थाइमिन के साथ होगी और ग्वानिन की पेयरिंग साइटोसिन के साथ होगी। ATGC A+T डिवाइडेड बाई G+C इक्वल्स टू 1। तो ये डीएनए के बारे में हम लोगों को आगे देखना है। फिर डीएनए के बाद हम लोग आरएनए देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे, देन वी विल डिस्कस द लेटर ऑन थिंग्स। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।